हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 33 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 34 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। वीरा अपने ख्यालों में थी कि तभी उसे अपने कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने उसने पीछे मुड़ के कहा, सो जाओ, मैं आ रही हूँ। रावी उसके साइड में खड़े होते हुए कहने लगी, दी हम सब ठीक कर देंगे। वीरा ने चांद को देखा और कहा, मैं भी वही कोशिश कर रही हूँ। अगले दिन रावी और वीरा एक तरफ खड़े थे और उसके सामने धैर्य, जो गुस्से में दोनों को देख रही थी। उसने कहा, हम ऑफिस जाएंगे, हम आपकी सारी बात मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों सच में हमारी माँ हैं, तो रास्ते से हटिए। रावी ने कहा, मम्मा आप की कल तबीयत खराब हो गई थी। धैर्य चिढ़ते हुए कहने लगी, आप दोनों हमेशा यही कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, बता दीजिए हमें क्या हुआ है। ये सुनते रावी चुप पड़ गई। वीरा ने कहा, ठीक है, आप जा सकती हैं। रावी ने हैरानी से वीरा की तरफ देखा और कहा, कुछ कुछ कहा नहीं। आना ये सब तमाशा सोए बैठ के देख रही थी। उसने कहा, फाइनली हो गया, फाइनल हो गया। तो सब अपनी अपनी जगह पर जाएं। रावी ने उसे मुंह बनाकर देखा और कहा, हाँ आपके पॉपकॉर्न ख़त्म हो गए होंगे। हाना अपना बैग उठाते हुए कहने लगी, प्रिंसेस कभी तो मीठी बोलो। ये कह के वो बाहर चली गई। धैर्य अभी ऑफिस के गेट पे खड़ी थी कि उसके सामने करण आ गया। करण ने कहा, मेरे साथ चलिए। धैर्य ने कुछ समझी से उसे देखा और कुछ कहने वाली थी कि करण ने फिर कहा, प्लीज़ सवाल ना करें। धैर्य चुपचाप उसके पीछे आने लगी। वो दोनों अंडरग्राउंड पार्किंग में थे। करण वहाँ से चला गया। धैर्य को उस सुनसान जगह पर डर लग रहा था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसका चेहरा चेहरा पीला पड़ गया था। वह परछाई उसे करीब आती हुई दिख रही थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने अपने सामने एक लंबा चौड़ा इंसान देखा जो अपनी नीली आंखों से उसे देख रहा था। धैर्य ने एक गहरी सांस ली। तभी अचानक ही वायु ने उसे कस के गले लगा लिया। धैर्य का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसे जैसे कोई होश ही नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे अपने शरीर पर थोड़ी गर्माहट एहसास बढ़ता हुआ लगा। वो वायु से अलग हुई। वायु ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया और कहा, तुम ठीक हो ना। वह पूरी रात इसी चिंता में नहीं सोया था कि उसकी एंजल कैसी होगी। उसने करण को भी बिल्डिंग के गेट के बाहर खड़ा कर दिया था कि जैसे ही धैर्य उसे दिखे, तुरंत वो उसे यहाँ ले आए। धैर्य अपनी उलझी आंखों से वायु को देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। उसने अपने 2 कदम पीछे लिए और कहा, हम ठीक हैं, आप चिंता न करें। ये कहते हुए वहाँ से जाने लगी, पर वायु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे उनसे बात करनी है। कि वो उसे खींचते हुए अपने प्राइवेट लिफ्ट में ले गया जो वहीं लगी थी। वो लिफ्ट सीधा 30 फ्लोर पे ही केबिन में खुलती थी। केबिन में पहुंचने के बाद ही धैर्य को होश आया कि वायु उसके सामने खड़ा हुआ है। वो कहने लगा, देखो मैं नहीं जानता, ये थोड़ा अजीब है, पर क्या तुम मुझे दोस्ती करोगी। ये कहते हुए वायु एक छोटा सा बच्चा लग रहा था। धैर्य अभी पूरी तरह से कंफ्यूज थी। उसने कहा, सर आप हमारे बॉस हैं, हम आपसे फ्रेंडशिप कैसे कर सकते हैं। वायु ने उसे घूरा और कहा, कहना क्या चाहती हो तुम। अगर मैं तुम्हारा बॉस नहीं होता तो मुझसे फ्रेंडशिप करती। अब धैर्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने सिर झुकाया और कहा, हम दोस्त नहीं बनाते, हमें पसंद नहीं, हमें दोस्त बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि जब से ज्योति ने उसके साथ गद्दारी की थी, उसे दोस्त शब्द से नफरत है। और प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी और प्यार के लिए उसकी ज़िंदगी में जगह नहीं है। रावी और वीरा के अलावा अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहती थी। धैर्य को सोचते हुए देख के वायु ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, अगर तुम्हें लगा ये गलत है तो हम उसी टाइम अपनी फ्रेंडशिप ख़त्म कर देंगे। जब से वायु ने शिव के साथ धैर्य को देखा था, उसे डिसाइड कर लिया था कि वह कोई कोई स्लो मूव नहीं लेगा। अब किसी भी तरह धैर्य को अपने पास रख लेगा। फिर उससे फिर उससे पहले उसे उसका विश्वास जीतना होगा, और शायद उसके लिए सबसे अच्छा ही तरीका यही है। धैर्य ने कुछ सोचते हुए कहा, पर आपको हमसे ही दोस्ती क्यों करनी है। आपको ऑफिस में तो कई लोग हैं। उसकी इस बात पे वायु मुस्कुराते हुए कहने लगा, उन सबको मुझ पर डर लगता है, और वो लोग मुझे अपना बॉस मानते हैं, तो हमसे दोस्ती कैसे कर सकते हैं। धैर्य ने कहा, हम भी तो आपको बॉस मानते हैं। इस पर वायु ने सोफे पर बैठते हुए कहा, पर तुम्हारे साथ एक अपनापन सा लगता है, तुम अलग हो दूसरों से। उस दिन जब तुम्हें चोट लगी थी, तुमने मुझे किस तरह से डांटा था। विश्वास करो, आज तक किसी ने मुझे आंखें मिला के बात नहीं की है। वो तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे डांटने की हिम्मत की। ये सुन के धैर्य को कांपने लगी थी। वायुस ने कहा था, ठीक है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ, तुम मुझसे फ्रेंडशिप कर रही हो या नहीं। धैर्य ने सोचा, उसका तो वैसे भी कोई दोस्त नहीं है, और अगर उसके बॉस खुद ही दोस्ती करना चाहते हैं तो मना कैसे कर सकती है। उसने झिझकते हुए हाँ कर दिया। फिर अपना सिर झुका कहने लगी, हमें लेट हो रहा है, क्या हम जाएं। वायु ने उसे उसी लिफ्ट की तरफ इशारा किया जिससे वो पहले आए थे। इससे इससे जाओ, तुम सीधा पार्किंग में जाओगी। धैर्य को अच्छा लगा कि वायु उससे दोस्त उसकी चिंता है।
वो लोग कि लोगों को कि लोग उसके बारे में बातें ना बनाएं। वो मुस्कुराते हुए कहा मुस्कुराते चली गई और वायु खड़ा हुआ अपने केबिन के दरवाजे को गेट को घूर रहा था। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 34 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 35 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। केबिन के केबिन के उस कमरे में ज़मीन पर सिद्धार्थ लेटा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उसके दोनों हाथ अपने पेट पे थे। जैसे वो वायु को दरवाज़ा खोलते हुए देखा वो समझ गया कि धैर्य जा चुकी है। अब उसे कंट्रोल नहीं हुआ, जोर से हंसने लगा। उसकी आंखों से आंसू और तेज़ी से बहने लगे। वायु हाथ बांधे उसे देख रहा था। उसने कहा क्या तू ये उसने कहा क्या तू चाहता है कि तेरी खुशी के आंसू दुख में बदल जाएं? सिद्धार्थ ने हंसना बंद किया, उठ के सोफे पर बैठ गया। उसने कहा मेरा एक्सेप्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सच में ऐसा करोगे। मतलब दी वायु राजवंश जिसके सामने कोई आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं करता, आज आवाज़ निकालना की तो दूर की बात है, आंखें उठा के देखता तक नहीं था। जो पूरी बिजनेस वर्ल्ड का राज करता है, एक लड़की से दोस्ती करने के लिए इतने फील्ड तरीके से बात कर रहा था। ये सब बोलते सिद्धार्थ फिर हंसने लगा। तभी उसने देखा कि वायु अपने हाथ में एक गन लेकर बैठा था। सिद्धार्थ ने मुंह पे अपने मुंह पे एक उंगली रखी और कहा भाई तू मुझे गोली नहीं मार सकता। ये आइडिया ना मैंने तुझे दिया था कि तू उससे दोस्ती कर। अब तेरी नई दोस्त बन गई है तो फिर पुरानी दोस्ती मत मार। देहरादून पब्लिक स्कूल। रावी और वीरा प्रिंसिपल ऑफिस के सोफे पर बैठे थे। सामने वाले सोफे पे प्रिंसिपल बैठे थे और उनके हाथ में एक फाइल की जिसमें बहुत बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने सिर उठा के सोफे पीछे खड़े शिव से कहा तो आप ये कहना चाहते हैं कि मिस रावी हमारे स्कूल के पार्टनर बनना चाहती हैं और ये दोनों लड़कियां हैं, क्या आप मजाक कर रहे हैं? शिव ने कहा आप चाहें तो विश्वास कर सकते हैं, पर आप नहीं करना चाहते तो हमारे पास स्कूल ऑप्शन की कमी नहीं है। वो प्रिंसिपल इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकता था? उसने कहा ठीक है, पर आपने कहा आप लोगों की कुछ कंडीशन है, मैं जान सकता हूँ कि क्या है? इस पर वीरा ने कहा वी स्टार्ट द अ न्यू प्रोजेक्ट वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट के लिए हमें अपने वी स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट के लिए हमें आप एक स्पेशल टाइम प्रिपेयर करें जब हमारी मीटिंग। उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप हमें एक कमरा दे दें। एंड लास्ट एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम रावी के हैं। इसे कैसे हैंडल करना है ये आपकी प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल हैरान होकर वीरा को देख रहा था। उसकी आवाज़ में सिर्फ ऑर्डर सुनाई दे रहा था। वो बच्ची उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने अपने गला साफ किया और कहा ठीक है मैं देखता हूँ। पर वह उनसे कुछ और भी पूछना चाहता था और उसने हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उस छोटी सी बच्ची से ऐसे वाइफ आ रही थी कि कोई उसकी सवाल पूछ ही नहीं सकता था। वीरा खड़ी हो और कहने लगी ओके मुझे अभी एक रूम चाहिए। प्रिंसिपल हड़बड़ा गया। उसने कहने लगा बाहर प्यून है, आपको 10th फ्लोर पर ले जाएगा। उस जगह पे कोई इस्तेमाल नहीं करता। रावी और वीरा शिव के साथ वहां चले गए। सब कुछ सेटल करने के बाद शिव ने धीरे से कहा वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। वीरा की चेहरे की अचानक से चमक आ गई। उसने कहा मना कर दो। शिव को समझ नहीं आया पर फिर भी उसने वही किया जो वीरा ने कहा था। उसने उस कंपनी को फ़ोन करके बताया कि इस प्रोजेक्ट को नहीं करना चाहते। रावी ने धीरे से कहा दी आप क्या कहना चाहती हैं? इस प्रोजेक्ट के लिए आप कितने दिनों से मेहनत कर रही थी? पूरा कंपनी का स्टाफ इसी प्रेजेंटेशन बनाने में लगा था, तब जाकर आपने वो सेलेक्ट की थी और अब आप कैंसिल कर रही हैं। वीरा फाइल को देखते हुए कहने लगी जस्ट वेट एंड वॉच। ये कहते हुए उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। उसने शिव से कहा मैं कुछ काम बता रही हूँ, ये भी उन ईमेल कर दो। राजवंश कॉरपोरेशन करण वायु के सामने खड़ा था। करण ने कहा सर उन्होंने प्रोजेक्ट में काम करने से मना कर दिया है। वायु ने अपने लैपटॉप को देखते हुए कहा गुड, क्या अब भी कोई टर्म्स हैं? करण ने कहा सर मुझे अभी एक मेल मिला है। वायु ने कहा बताओ। करण ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस प्रोजेक्ट में वह हमारे 50% पार्टनर बनना चाहते हैं। प्रोडक्ट उनकी सजेस्ट फैक्ट्री से आएगा। वो आपसे फेस टू फेस मीटिंग नहीं करेंगे। कर्ण को ये बहुत अजीब लग रहा था। आखिर ऐसी शर्तें कौन रखता है? तभी उसे वायु की आवाज़ आई हाँ हाँ कर दो। कर्ण ने सिर हिलाया और वो चला गया। तेजस जो कब से वहीं बैठा था उसने कहा भाई मुझे नहीं लगता कि हमें मिलना चाहिए, ये सब थोड़ा ज़्यादा है। वायु ने उसे सपाट ऐसे में कहा
वो मेरा काम है, तुम इसमें मत पड़ो, जाकर बाकी काम देखो। तेजस मुंह बनाया और आसपास देखते हुए कहने लगा, सिद्धार्थ भाई कहाँ हैं? रोज़ तो यहीं रहते थे। वायु ने कहा, उसका एक हॉस्पिटल भी है। तेजस हंसते हुए कहने लगा, उन्हें याद आ गया, वरना मुझे तो लगा था कि वो यहीं पर हैं, जॉब तो नहीं ढूंढ रहे हैं। अच्छा भाई मैं जाता हूँ। फिर रुक के कहने लगा, भाई वो डिज़ाइनर का क्या हुआ? वायु ने सिर उठाया और कहा, अभी तक किसी ने सबमिट नहीं किए हैं। तुम किसी से कहकर ऑफिस में ही नोटिस लगवा दो कि जो अपने डिज़ाइन भेजना चाहता है वो भेज सकता है। तभी उसे याद आया कि उसने धैर्य से कहा था कि वो उसके डिज़ाइन पर्सनली देखेगा। उसने तेजस्वी को वहां जाने को कहा और अपना ड्राइवर खोलकर उसने फ़ोन रखा था, जो उसने धैर्य को कॉल लगा दिया। धैर्य के साथ पर शिव धैर्य के साथ वह नहीं ले गया था। वायु ने करण को आवाज़ दी और कहा, इसे ले जाकर धैर्य को दे दो। करण ने वो बॉक्स उठा के चला गया। धैर्य के डेस्क पर धैर्य कंफ्यूज बैठी थी, अपने सामने रखी फाइल को देख रही थी। उसे बार बार वायु का उससे दोस्ती करना याद आ रहा था। उसने खुद से कहा, हमारे साथ क्या हो क्या रहा है? पहले इस जगह से हमें जख्म दी और हमारी बेटियों के रूप में हमें मरहम दिया, और अभी वायु सर की दोस्ती रूप में क्या देना चाहते हैं? तभी उसने देखा कि उसकी डेस्क पे के पास कोई खड़ा है। उसने सर उठाया तो करण मुस्कुराते हुए देख रहा था। उठ खड़ी हुई और करण ने कहा, मैम आपका फ़ोन आपके लिए, ये आप भूल गई थी। ये कहते उसने बॉस को वो बॉक्स धर के हाथ में दे दिया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 35 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 35 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी हो ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।